यस हेलो एवरीवन, आई होप यू आर रिकॉर्डिंग। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी देख रहे हो बढ़िया से पढ़ाई करो यार, है ना। परीक्षा का दिन आ गया, डेट पता चलिए गया होगा। 20-22 में से कोनो दिन हो जाएगा परीक्षा, तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, टेस्ट दे दिए होंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसा तैयारी है, कैसा सवाल पूछा गया है। देखो यार, एक चीज पहले ही बता देते हैं, ऐसा सवाल आता नहीं है परीक्षा में। मतलब कुछ सवाल तो आते हैं, हमने कोशिश की है कि 10 सवाल वैसे रखें जो परीक्षा में आए, और 10 सवाल हमने ऐसे रखे हैं जानबूझ के जिनके माध्यम से हम आपकी मैक्सिमम रिवीजन करवा सकें। एम सीधा सीधा हमारा यही है कि रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करवाएं। क्योंकि रॉकेट साइंस तो पढ़ा नहीं रहे हैं कि तुमको इंटिमिडेट करेंगे कि इतना तुमको ये भी नहीं करता, हम ही को सारा चीज आता है। इसमें कुछ ऐसा तूफानी सा है भी नहीं कि तुमको नहीं आता है, हमको आता है, तो उसमें हम बहुत प्राउड फील करें। ठीक है, तो एम हमारा है रिवीजन करवाना। ठीक है, रिवाइज मैक्सिमम एज मच एज वी कैन। रिवाइज मैक्सिमम रिवीजन इज द एम विच वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, 30 दिन बचे हैं परीक्षा में। स्ट्रेटजी वीडियो अब देखना बंद करो और अब इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। अब स्ट्रेटेजाइज नहीं करना है, अब इम्प्लीमेंट करना है। एग्जीक्यूशन का समय आ गया है। ठीक है, तो ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फार डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बनता है, कॉनकेव लेंस ऐसे बनता है। ठीक है, पावर दे रखा है 2 डायोप्टर, मतलब पावर सबसे पहली चीज हमको क्या बता दी है, पावर इज इक्वल टू 2 डायोप्टर। मतलब देख रहे हो दोस्त, पावर क्या है, पावर पॉजिटिव है। अगर कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव है तो कॉनकेव लेंस का पावर क्या होगा, कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होगा। ठीक है, कह रहा है स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 55 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। मतलब अगर इमेज इस दिशा में है तो स्क्रीन इस दिशा में है। कितनी दूरी पे है, 55 सेंटीमीटर की दूरी पे है। बहुत बढ़िया बात है। कह रहा है जो इमेज फॉर्म हो रही है स्क्रीन पे वो काफी ब्लर सी इमेज है, इमेज क्लियर नहीं है। मतलब अगर इमेज क्लियर नहीं है मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट बन नहीं रहा है। इमेज क्लियर नहीं होने का सीधा सीधा मतलब है ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ नहीं बन रही है। अगर इमेज यहाँ बन रही होती और स्क्रीन भी इसी पोजीशन पे होता तो इमेज को एकदम क्लियर होना था। काम की चीज देखो, काम की चीज क्या है, फार डिस्टेंस। फार डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। फोकस या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। स्क्रीन के इस दिशा में लेफ्ट साइड में होगा या स्क्रीन के राइट साइड में होगा नॉर्मली, मतलब या फिर स्क्रीन पे भी हो सकता है। 3 पोजीशन है फोकस की, या तो लेफ्ट या राइट या ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ। सो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोकस। So I know only one formula, power is equal to 1 by focal length. So I have been given, so focal length is equal to 1 by power. Power is how much, 1 by 2. So this is 0.5 meter. That comes out to be 50 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ कहाँ है बंधु, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर पे है। मतलब ये रहा फोकस की पोजीशन। ये फोकस नहीं है हमारा, हमारा फोकस ये है। अब कह रहा है कि हमको इमेज को क्लियर बनाना है, शार्प और क्लियर बनाना है, और कह रहा है स्क्रीन को मूव करवा के बनाना है। स्क्रीन तो किधर मूव करवाओगे स्क्रीन को, इस दिशा में नहीं, इस दिशा में करवाओगे तो इमेज और ब्लर होगी और फेड होती जाएगी। हमको स्क्रीन को इधर घुमाना है, इधर लाके यहाँ पे प्लेस कर देना है। कितना दूरी से स्क्रीन को घुमाओगे भाई, कितना दूरी पे स्क्रीन ले जाओगे, 55 सेंटीमीटर पे है, तुमको 50 सेंटीमीटर पे लाना है तो 5 सेंटीमीटर तुमको चलाना पड़ेगा स्क्रीन को। तो ले लो भैया 5 सेंटीमीटर से चला लो स्क्रीन, तो आंसर क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस। ठीक है, अब देखो दोस्त, एक चीज और हम तुमको बता देते हैं। यही सवाल का एम ये बताना ही नहीं था, ये न्यूमेरिकल बच्चा वाला है, ये करवाना सब इस सवाल का एम नहीं था। सवाल का क्या एम था वो जानते हैं। अब सवाल हमने क्यों बनाया है, सवाल हमने बनाया है कि हमारा ये स्क्रीन है और इमेज यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो 2 मेथड है, देयर आर 2 मेथड्स बाय व्हिच वी कैन मेक a sharp image on the screen. One method is what, which we have already seen. One method was to move the screen. At which place? To move the screen at the place of image, which is a easier method which we did in the first case. In the numerical we did this only. The second method is this. I can place a concave lens
एक कॉनकेव लेंस हम यहाँ प्लेस कर देंगे, उससे क्या होगा, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, इतनी डाइवर्ज कर देगा इसको। अब जो इमेज बनी सीधे यहाँ पे फोकस करिए, वो इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है। अब बताओ दोस्त, अगर ये सवाल करके आपके दिमाग में कुछ बातें नहीं चमकी हैं, अगर ये सवाल जो हमने बनाया है, ये वाला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन जो हमने बनाया है, इसको देख के आपके दिमाग में कुछ चीजें नहीं चमकी हैं, तो आपकी तैयारी अधूरी है बंधु। तो कैसे सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे ये सवाल का मतलब है इमेज यहाँ बन रहा है और स्क्रीन यहाँ है, मतलब इमेज बन रहा है पहले, इमेज पहले बन रहा है स्क्रीन से, पहले बन रहा है स्क्रीन से, है ना। ऐसी तो एक बीमारी होती है आंख की, अगर ये हमारा आंख है, इसको क्या बोलते हैं, इसको रेटिना बोलते हैं, और या तो यहाँ इमेज बने या यहाँ इमेज बने तो बीमारियां होती हैं। यहाँ बने तो ठीक दिखता है, यहाँ बने तो ब्लर दिखता है, यहाँ भी ब्लर दिखता है। तो अभी वाला केस क्या है कि इमेज पहले बन जा रहा है स्क्रीन से, तो इसको कहते हैं मायोपिया, मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखती हैं, दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं, ठीक है। दूर की चीज क्लियर नहीं दिखती है, मतलब बैक बेंचर हो भाई तो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है नहीं दिखेगा तुमको। तो इसको कैसे सही करते हैं फिर? इसको सही करने के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। चश्मा जो पहनते हो कॉनकेव लेंस का, पावर क्या होता है कॉनकेव लेंस का, नेगेटिव होता है, इसलिए मायोपिया से ग्रसित लोग नेगेटिव पावर का चश्मा पहनते हैं। दूसरी बीमारी क्या है? दूसरी बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं? फार साइटेडनेस। बड़ा सिंपल है याद रखने का यार। नॉर्मली नियर साइटेडनेस या मायोपिया किनको होती है? जवान लड़कों को होती है, या जो बच्चे होते हैं उनको होती है। फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया किनको होती है? बूढ़े लोगों को होती है, पिताजी लोगों को होती है, उनको चश्मा पहन के, अखबार भी चश्मा पहन के देखते हैं, है ना। तो पिताजी आपके फार साइटेड इंसान हैं, दूर की चीज देख लेते हैं। सब लोगों के पिताजी फार साइटेड लोग हैं। पिताजी, माताजी, दादाजी जो भी हैं, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, उनको एक्सपीरियंस इतना आ गया है, उन्होंने जिंदगी में इतनी चीजें देख ली हैं कि वो फार साइटेड है, फोर्स ही कर जाते हैं दूर की चीजों को, ठीक है। तो इसको, इस बीमारी को में क्या होता है, इस बीमारी में इमेज जो है रेटिना के पीछे बनती है। इसको कैसे सही करोगे दोस्त? इसको कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करके सही करोगे, ठीक है। इतना ही बताएंगे, इसमें इससे ज्यादा नहीं जानना है हमको। आई होप हम समझ गए हैं, हमने जो बातें की उससे आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या कहना चाह रहे हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहा इस सवाल का? लर्निंग ऑब्जेक्टिव दो तीन चीजें रही, वो देख लो। पहला हमने बताया आपको कि कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, पावर इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला है। दूसरा हमने क्या बताया आपको? दूसरा हमने बताया आंख की बीमारियों के बारे में बात की, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में दूर की चीजें नहीं दिखती हैं और इमेज पहले फॉर्म हो जाता है। उसको सही कैसे करते हैं? कॉनकेव लेंस से। उसका पावर क्या होता है? नेगेटिव। हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस में क्या होता है? बूढ़े लोगों को होता है, चश्मा अखबार पहनने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सही करने का तरीका क्या है? कॉन्वेक्स लेंस लगाना है। पावर क्या होगा उनके चश्मे का? पॉजिटिव होगा। तो अगर कोई कहे कि मुझे एक आंख की बीमारी है जिसमें मैं एक चश्मा इस्तेमाल करता हूं जिसकी पावर नेगेटिव है, तो इसका मतलब उस इंसान को कौन सी बीमारी है? उस इंसान को मायोपिया की बीमारी है। अगर कोई कहे मुझे आंख की बीमारी है और मैं पॉजिटिव पावर का चश्मा इस्तेमाल करता हूं, तो उस इंसान को कौन सी बीमारी है? उस इंसान को हाइपरमेट्रोपिया है। आई होप हम लोग ने इतनी चीजें समझ ली हैं, इससे ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट चुनने को कह रहा है। जो भी नए लोग बंधु हैं, परीक्षा हॉल में क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहला चीज क्या करना है? करेक्ट चुनने कह रहा है कि इनकरेक्ट चुनने कह रहा है, इसको हमको इनसर्कल कर लेना है। हमारे टेस्ट वाले बच्चे पहले से इस चीज को सीख गए हैं, फिर भी गलतियां करते हैं। आप भी सीख लो और गलतियां ना करो, ये हम आपसे आशा करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है टोकोफेरॉल डेफिशिएंसी कॉजेज इनफर्टिलिटी, ठीक है। Fish liver is a good source of vitamin A. Okay. If you have a lot of orange and amla on a fine day, it will suffice your vitamin C requirement for a few days, week. Okay. Let's see. Rice juice is rich in vitamin B. तो कुल मिला के विटामिन की बात हमसे कर रहा है। तो देख लो भैया, विटामिन को देख लेते हैं एक बार। विटामिन में कितना विटामिन है? विटामिन ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इसमें कार्बन पाया जाएगा। विटामिन हमारा शरीर अपने आप प्रोड्यूस कर लेता है क्या?
नहीं भाई, हमारा शरीर विटामिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तभी तो हमको बाहर के फूड से इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो विटामिन ए, आउट ऑफ ऑल द विटामिन लेट अस सी सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, आंख की बीमारी हो जाती है बॉस। आंख की ये तीसरी बीमारी हम आपको बता रहे हैं। पहली बीमारी हमने कौन सी बताई आज के क्लास में? पहली बीमारी हमने बताई मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एंड थर्ड इज नाइट ब्लाइंडनेस। अखवा में हम तोड़ा के पढ़ा दिए हैं रेटिना एगो चीज, तो इसलिए विटामिन ए का नाम रेटिनॉल भी है। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ बताएं क्या आपको? और बता देते हैं विटामिन बी बता देते हैं आपको। विटामिन बी याद नहीं रहता है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या बीमारी होती है? बी की डेफिशिएंसी से बी बीमारी होती है, तो बेरी हो जाता है। ठीक है, बेरी क्या है? स्किन की डिजीज है, स्किन से रिलेटेड है। विटामिन बी का गुड सोर्स क्या है? गांव में माड़ भात खाए हो, चावल का माड़ जो है इसका गुड सोर्स है। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ हमको, गोल्डन राइस में क्या पाया जाएगा? विटामिन बी? नहीं दोस्त, गोल्डन राइस एक अलग तरह का राइस है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। दिस इज रिच इन विटामिन ए। ठीक है, दो चावल के माड़ में विटामिन बी पाया जाएगा, बट गोल्डन राइस में विटामिन बी नहीं पाया जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा प्रचुर होती है। तो एक चीज हमको बताओ, जो आजकल का चावल आता है जिसमें माड़े नहीं बनता है, जिसमें पॉलिश्ड राइस जिसको कहते हैं, उस अगर कोई आदमी उसको खाएगा, बहुत दिन तक उसको खाएगा, तो और दूसरा कोई विटामिन बी का सोर्स नहीं लेगा, तो उसके शरीर में विटामिन बी की कमी होगी या नहीं होगी? हाँ जी सर, होगी। तो अगर उसको विटामिन बी की कमी होगी तो उसको बेरी होने के चांसेस हैं भाई। ठीक है, अब देखो विटामिन सी मतलब सिट्रस फ्रूट्स, यही जानना है हमको, सिट्रस फ्रूट्स। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड नाम है भाई, लेकिन ये एसिड है नहीं, याद रखना इस चीज को। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी हो जाती है इसकी कमी से। स्कर्वी हो जाती है, मतलब दांतों की बीमारी है, गम्स की बीमारी है। एंड रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दिस कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी। आप 5 किलो ऑरेंज खा लीजिए हमारे जैसे, ठीक है, 5 किलो आप ऑरेंज खा लीजिए। जैसे हम को ऑरेंज बहुत पसंद है, हम खूब ऑरेंज खाते हैं, तो हमारी वाइफ पूछती रहती है इतना ऑरेंज काहे खाते हैं, तो हम बोलते हैं विटामिन सी, अंग्रेजी में बोलते हैं विटामिन सी, आई एम गेटिंग विटामिन सी इन दिस। तो शी सेज मी कि इतना मत खाइए, वो स्टोर ही नहीं करता है। आपको क्या लगता है एक दिन विटामिन ऑरेंज 5 किलो खा लीजिएगा, सप्ताह भर स्टोर रहेगा? जितना यूज करना होगा कर जाएगा, बाकी निकल जाता है शरीर से। उसके बाद हम हो जाते हैं स्पीचलेस। तो हमारे प्यारे बायोलॉजी के जो भी स्टूडेंट हैं, हमारी मदद करें और बताएं कि और क्या क्या से फायदे हैं ऑरेंज खाने के, ताकि हम अपनी वाइफ को जवाब दे पाएं कि हम इतना क्यों खाते हैं। ठीक है, तो ये यूरिन के माध्यम से निकल जाता है भाई शरीर से। ठीक है, ये इसकी कहानी है, यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। और विटामिन डी देखिए, विटामिन डी सन में मिलता है आपको। ठीक है, इसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल। इसका साइंटिफिक नेम आपको जो है, जो साइंटिफिक नेम बोलते हैं, क्या केमिकल नेम बोलते हैं, वो याद रखना है। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, बोन की बीमारी है। अब एक चीज देखो, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें दो चीज मैं लिख रहा हूं भाई, फिश और फिश लिवर। ठीक है, फिश जो है दैट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। However, fish liver is a rich source of vitamin A. Remember this dear. तो अब इतनी पढ़ाई करके हम एक चीज देख लें कि हमारा कौन कौन सा सवाल बन रहा है। टोकोफेरॉल हमने अभी तक देखा नहीं है, ये नहीं बनेगा। फिश लिवर इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, अभी बताया, yes this is true, this statement seems true. If you have lot of oranges and amla on a fine day, it will suffice your vitamin C requirement for a few weeks. ना डियर, ये गलत स्टेटमेंट बोल रहे हैं आप। राइस जूस इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी, सही बात है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट करने को पूछ रहा है। सी जो है वो इनकरेक्ट है। ए पे बात कर लेते हैं, ए करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अभी तक सी इनकरेक्ट हमको बुझा रहा है। अगर ए भी इनकरेक्ट होगा तो ई आंसर हो जाएगा, नहीं तो आंसर में सी ये रहेगा। ठीक है, अब हम आपको आते हैं विटामिन ई पे। विटामिन ई को क्या कहते हैं? विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से इनफर्टिलिटी होता है, मतलब ए स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इसका रिच सोर्स क्या है? ये किसमें पाया जाता है? ये अंकुरित चने में पाया जाता है, जो हम लोग स्प्राउट्स खाते हैं उसमें ये पाया जाता है।
एक और इम्पोर्टेंट विटामिन है, विटामिन के बोलते हैं उसको, उसका नाम क्या है? उसका बड़ा बढ़िया नाम है यार, फिलोक्विनोन। इतना अंग्रेजी वाला नाम, मजा आ जाता है इसको बोलने में, ठीक है। ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है ये, आपका शरीर से खून कट जाएगा तो आप निकलते रह जाएगा, क्लॉटिंग नहीं होगा तो, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। टोकोफेरॉल डेफिशिएंसी causes infertility. This is also true. This is also true. This is incorrect. This is true. This is the and we need to find incorrect statement. So C seems incorrect to me. So C is the correct statement. मतलब C is the answer, not correct statement. C is the answer to this question. देखो भाई, एक सवाल और आ गया है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है कालाजार एंड वायरिया आर कॉज्ड ड्यू टू प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोवन डिजीजेस, ये डिजीजेस से रिलेटेड है। प्रोटोजोवन डिजीज क्या होती है, कौन कौन सी डिजीज होती है जो प्रोटोजोआ की वजह से कॉज्ड होती हैं? तो कालाजार इज वन ऑफ देम, पायरिया इज आल्सो देयर, रिया से मलेरिया भी है। तो पायरिया और रिया, मलेरिया, ये तीनों बीमारी इंपॉर्टेंट, बीमारी इंपॉर्टेंट थोड़ी ना होता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोआ से होता है। बैक्टीरिया से कौन कौन सा बीमारी होता है वो देख लेते हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस क्या कौन कौन सी होती हैं? डाइप्थेरिया होता है एक बीमारी, डाइप्थेरिया होता है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया, डाइप्थेरिया, प्लेग, टेटनस, टी फॉर टेटनस, टी फॉर टाइफॉइड, टी फॉर टीवी। ये 4 इंपॉर्टेंट बीमारियां, 4-5 फिर इंपॉर्टेंट करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये होती हैं बैक्टीरिया से। फंगल डिजीज आपको पता ही होगा, फंगल डिजीज कौन कौन सी होती हैं? एक्जिमा और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम। एक्जिमा इज आल्सो स्किन रिलेटेड ओनली डियर, ठीक है। अब लेट अस रीड द स्टेटमेंट, व्हाट इज इट सेइंग? द स्टेटमेंट सेज कालाजार एंड पायरिया आर कॉज्ड ड्यू टू प्रोटोजोआज। दिस सेम्स ट्रू स्टेटमेंट एंड अपन को करेक्ट ही पता करना है। दिस इज ट्रू। टेटनस, टाइफॉइड, टीबी आर रिलेटेड टू बैक्टीरिया। दिस इज आल्सो ट्रू। कह रहा है कलर ब्लाइंडनेस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, व्हिच इज वेरी ट्रू। कलर ब्लाइंडनेस इज जेनेटिक disorder. However, night blindness is not genetic. Night blindness is caused due to the deficiency of vitamin A. कलर ब्लाइंडनेस इज जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ना भाई, आधा स्टेटमेंट सही बताया है आपको कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ए नहीं। ये कौन सी बीमारी की बात कर रहा है? ये नाइट ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। तो 1 और 3 सही स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं जानकारी रखनी है अपन को। रिकॉर्ड हो रहा है, देखने दो भाई। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। मतलब ये हमसे किस चीज की बात कर रहा है? ये हमसे ग्लैंड्स की बात कर रहा है। ग्लैंड्स में भी कौन से ग्लैंड की बात कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड की स्पेसिफिकली बात कर रहा है। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में पहले अंतर समझ लेते हैं हम। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं? एंजाइम्स या हार्मोन्स? एक्सोक्राइन तो एंजाइम सिक्रीट करेंगे। एंडोक्राइन क्या सिक्रीट करेंगे? एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करेंगे, हार्मोन सिक्रीट करेंगे, ठीक है। एंजाइम्स तो ये जो ये सिक्रीट करता है, तो क्या ये ब्लड में मिल जाता है क्या? नहीं, ये ब्लड में नहीं मिलता है। इसका एक सेपरेट डक्ट होता है जिसके थ्रू ये पास करता है। जो हार्मोन सिक्रीट करता है, क्या वो ब्लड में मिल जाता है? हाँ, वो ब्लड में मिल जाता है, क्योंकि इनका और ब्लड का सेम रूट है, ये डक्टलेस है, ठीक है। ये बेसिक अंतर हो गया एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में। एक्सोक्राइन सिक्रीट्स करता है एंजाइम, एंडोक्राइन सिक्रीट करता है हार्मोन्स। एक्सोक्राइन जो है उसके लिए एक स्पेशल रूट, एक अलग रास्ता है उसके लिए। जैसे पैदल चलने वाले के लिए अलग रास्ता होता है, मोटरसाइकिल और बस और करवा एक पे चलता है ना, तो उसी तरह पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ता है। तो एंजाइम्स के लिए भी एक अलग रास्ता है, अलग डक्ट है उसके लिए। हाउएवर हार्मोन्स के लिए अलग रास्ता नहीं है। हार्मोन मोटरसाइकिल हो गया, ब्लड कार हो गया, दोनों सेम रास्ता पे चलेगा। एंजाइम पैदल चलने वाला आदमी है, ब्लड कार है, दोनों अलग अलग रास्ता पे चलेगा, ठीक है। अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ब्रेन एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है भाई। ब्रेन में 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हाइपोथैलेमस,
पिट्यूटरी, बड़ा बढ़िया नाम लगता है इसको बोलने में, और पीनियल ग्लैंड। ठीक है, इसमें जो बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है आउट ऑफ ऑल द ग्लैंड्स इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड के साथ सबसे अच्छा चीज ये है कि ये सबसे छोटा ग्लैंड है आउट ऑफ ऑल द ग्लैंड्स। जब मैं ऑल द ग्लैंड्स की बात करूं तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड को मिला के मैं कह रहा हूं, तो ये सबसे छोटा ग्लैंड। इसको थर्ड आई ग्लैंड भी कहते हैं। थर्ड आई ग्लैंड क्यों कहते हैं थर्ड आई ग्लैंड? क्योंकि जहां पे तीसरी आंख होती है ठीक ये उसके पीछे पाया जाता है, इसलिए इसको थर्ड आई ग्लैंड कहते हैं। ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, इसके हार्मोन का क्या नाम है? मेलाटोनिन हार्मोन। इसका दूसरा नाम क्या है इस ग्लैंड का? थर्ड आई ग्लैंड। ये क्या सबसे छोटा ग्लैंड है? हाँ जी सर, ये सबसे छोटा ग्लैंड है। इतनी बातें ठीक है। अब देखो, अब गर्दन के पास दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, गर्दन बोले तो खांसी भी आ गया। थायराइड ग्लैंड एंड पाराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है, ये याद रखो इस चीज को बॉस, थायराइड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं है बॉस, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लिवर जो है वो है लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। इसका पर्पस क्या है? बीपी को कंट्रोल में रखता है ये हार्मोन। पाराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में सिर्फ एक चीज हमको जाननी है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लिवर के साथ लिख देता हूं मैं, ये इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, है ना। पाराथायरॉइड ग्लैंड के साथ सिर्फ एक चीज जाननी है कि ये ग्लैंड मास्टर ग्लैंड के कंट्रोल से भी बाहर है। जो मास्टर ग्लैंड है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड, वो बाकी सारे ग्लैंड को तो कंट्रोल में कर लेता है लेकिन इसको नहीं कंट्रोल में कर पाता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड को कंट्रोल में नहीं कर पाता है। इस पैराथायरॉइड ग्लैंड का काम क्या है? ये भाई साहब क्या कंट्रोल करते हैं? कैल्शियम और पोटेशियम, सॉरी कैल्शियम और फास्फोरस के अमाउंट को कंट्रोल करते हैं इन बॉडी। ठीक है, दिस पैराथायरॉइड ग्लैंड कंट्रोल्स कैल्शियम एंड फास्फोरस अमाउंट इन बॉडी। तो अभी तक देख लो, अभी तक इतनी नॉलेज से क्या हमारा क्वेश्चन बन रहा है? लेट अस सी। द फर्स्ट ग्लैंड सेज, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज thyroid gland is the largest endocrine gland. Is this statement true or false? This statement is true. However, which is the largest gland? Liver is the largest gland here. Pituitary gland is called the master gland as it controls all gland except thyroid gland. नहीं भाई, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया आपने सर, यहाँ पे तो पाराथायरॉइड ग्लैंड होना चाहिए था आंसर। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो दो तो होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। अब आगे देखते हैं थाइमस ग्लैंड की कहानी क्या है। थाइमस ग्लैंड को भी जान जाते हैं। अभी तक हमने आपको क्या पढ़ा दिया? अभी तक हमने आपको बताया ब्रेन में 3 ग्लैंड्स होती हैं, फिर हमने आपको बताया गर्दन में 2 ग्लैंड होती हैं। अब हम आपको बता रहे हैं चेस्ट में, चेस्ट के पास एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ये क्या मैन्युफैक्चर करता है? ये प्रोटीन बनाता है शरीर में, मैन्युफैक्चर्स प्रोटीन। और ये इतना बढ़िया ग्लैंड है, ये ऑटोमेटिकली प्रोटीन बनाता है। दिस फंक्शंस टिल द एज ऑफ एडोलेसेंस, मतलब कह लो 16-17 साल तक, 15 साल तक ये फंक्शन करता है और ऑटोमेटिकली प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और इसके बाद ये फंक्शन करना बंद कर देता है। ठीक है, अब देखो भाई, किडनी के पास एक ग्लैंड है, कलम चलना बंद हो गया क्या? नहीं, किडनी के पास एक ग्लैंड है जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? एड्रिनलिन। कैसा हार्मोन है ये? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है, मारो और भाग लो, वो वाला हार्मोन है। इसको 4S3F हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सवाल बना या नहीं बना? हमारा सवाल बन गया है अभी तक। Thymus gland stops functioning in human body after a certain age. Yes dear, this is also true. So the correct answer will be 2. There is no such option true 2, so the answer will be E. ठीक है, क्लियर हो गया? पहला स्टेटमेंट सही है,
तीसरा भी सही है, दूसरा गलत है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो सिर्फ ओनली टू ओनली कह रहा होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन हम ई मार दिए हैं भाई। और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ठीक है, ज्यादा फिर बहुत लंबा चला जाएगा इस तरह अगर हम बताने लगे तो। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको जानते ही हो, ब्रेन के पास पाया जाता है, 0.6 ग्राम इसका वेट है, और पीनियल ग्लैंड के बाद ये सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, और ये बहुत मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बट हाउएवर पाराथायरॉयड ग्लैंड को ये कंट्रोल नहीं कर पाता है ना, पाराथायरॉयड ग्लैंड को ये कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन और सारे करता है। टोमेटोस्ट्रोपिक हार्मोन करता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लैक्टोजिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन, ये सब सिक्रीट करता है। और एक मिक्स ग्लैंड होता है, पैनक्रियास सबसे अच्छा मिक्स ग्लैंड का एग्जांपल है, ठीक है। ये सब हमने बता रखा है पुराने वीडियोस में यार, आप देखिए, उसको भी देखिए, सब यहीं बता देंगे, तू नहीं देखिएगा ना आप लोग, इसलिए नहीं बता रहे हैं सब। अब देखो भाई, थोड़ा रुक जाओ, पानी जल का ग्रहण करने दो तब तक ये सवाल करो, ये सबसे कठिन सवाल है इस टेस्ट का। क्या कह रहा है? कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ ऑल द 4 स्टेटमेंट्स, ही इज आस्किंग अस टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है द वेव यूज्ड इन एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन व्हिच इज यूज्ड इन रेडियो, जो रेडियो सुनते हैं उसमें, हैव मोर फ्रीक्वेंसी देन विजिबल रेंज ऑफ वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम वो बना लेते हैं फोटो, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसी तरह का होगा। यहाँ पे होता है रेडियो वेव्स, यहाँ पे होता है माइक्रोवेव्स, माइक्रो को ऐसे इंजीनियरिंग में लिखते हैं इंजीनियरिंग के बच्चे। उसके बाद यहाँ पे मैं विजिबल बनाता हूँ, हाउएवर यहाँ पे इंफ्रारेड है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट है, ठीक है। उसके बाद एक्स रे है, उसके बाद गामा रे है, ठीक है। रेडियो वेव्स का यूज क्या होता है? एएम एफएम यहीं पे यूज होता है, यही रेडियो में यूज होता है, रेडियो में और टीवी में। माइक्रोवेव का यूज कहाँ होता है? रडार में होता है। विजिबल तो आप जानते ही हो, एक्सरे क्या, स्कैनिंग में यूज होता है। गामा रेज क्या होता है? मेडिसिन में यूज होता है, जो टीवी सेल को किलिंग विलिंग करता है उसके लिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द वेव यूज्ड इन एएम, व्हिच वेव इज यूज्ड इन एएम? रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन यूएम एएम। कह रहा है हैव मोर फ्रीक्वेंसी देन विजिबल रेंज ऑफ वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नहीं डियर, इसका कम फ्रीक्वेंसी है, विजिबल वेव का ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट बॉस। पूछा क्या है? पूछा है करेक्ट हमसे निकलवा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इनकरेक्ट, यानी ये तो आंसर नहीं होगा। ड्यूरिंग कंप्रेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल ऑफ मीडियम गोज फार फ्रॉम ईच अदर। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, ये थोड़ा कठिन सा लग रहा है, इसको थोड़ी देर में देखेंगे। सी देखते हैं, सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ इज p, देन द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव इज p by 2 meters। तो ये कोई वेव है, ठीक है, इसको कहते हैं क्रेस्ट, इसको कहते हैं ट्रफ, फिर ये हुआ क्रेस्ट, फिर ये होगा जो इधर आएगा ट्रफ, ठीक है। कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, यानी अगर ये ट्रफ है, इन दो के बीच का डिस्टेंस को p मीटर कह रहा है, तो वेवलेंथ क्या होगा? यही तो वेवलेंथ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ, और द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट। क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, दो कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, इसी को तो लैम्डा कहते हैं, यही वेवलेंथ है। तो अगर ये p होगा तो लैम्डा भी p होगा, यानी ये भी गलत है भाई, ये भी सही बात नहीं कह रहा है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अगला स्टेटमेंट कह रहा है इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अगर कोई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन ऑफ, ये देखो, ये अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जेड एक्सिस में होगा। मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेव, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। कोई भी पैरेलल नहीं होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। मतलब लाइट जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एंड इवेंचुअली वो दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया था, लेकिन ठीक है, अब क्वेश्चन बनाते बनाते में भावनाओं में हम बह गए तो हमने बना दिया।
कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के, मतलब ये भी गलत स्टेटमेंट कह रहा है आपको भाई। तो या तो कोई, सॉरी डियर, या तो ई आंसर होगा, एक्सक्यूज मी, लेट मी कम हियर बॉस, या तो ई आंसर होगा या बी आंसर होगा। अभी चेक कर लेते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई? हाँ, अभी चेक कर लेते हैं कि क्या है। तो कह रहा है ड्यूरिंग कंप्रेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल ऑफ मीडियम गोज फार फ्रॉम ईच अदर। लेट अस सी। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसे प्रोपगेट करता है, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, देन अगेन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। साउंड वेव एक अच्छा एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। तो कह रहा है ड्यूरिंग कंप्रेशन, ड्यूरिंग कंप्रेशन की बात कर रहा है या रेयर फ्रैक्शन की, मुझे देख लेने दो भाई। ड्यूरिंग कंप्रेशन बात कर रहा है, यानी ड्यूरिंग दीज स्टेजेस, ड्यूरिंग दीज स्टेजेस कह रहा है। क्या वो वेव्स की बात कर रहा है? नहीं, वो सराउंडिंग पार्टिकल्स की बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं, अब रेयर, यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है, फिर यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है, यहाँ पे कंप्रेशन है। इनिशियल स्टेज में ये देखो, ये ऐसे है, मतलब जो वेव पार्टिकल्स हैं वो सिकुड़े हुए हैं, तो बाहर वाले पार्टिकल्स जो होंगे उनको ज्यादा स्पेस मिलेगी मूवमेंट की। यहाँ पे वेव पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसे ध्यान रखो, वो एक्सपैंडेड हैं, तो जो बाहर के पार्टिकल्स हैं उनको कम जगह है मूवमेंट की। तो कंप्रेशन में क्या होगा, वेव जो है वो तो सिकुड़ जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल पार्टिकल्स जो हैं, यानी जो मीडियम का पार्टिकल है, वो फैल जाएगा भाई, उसको बड़ी अच्छी जगह मिल जाएगी। तो वही चीज वो कह रहा है, ड्यूरिंग कंप्रेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल ऑफ मीडियम गोज फार फ्रॉम ईच अदर। यस डियर, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, atom bomb is an example of nuclear fusion. Nuclear fusion uses uranium as fuel. Atom bomb was first dropped at Nagasaki on 6 August 1945. ठीक है, देखो भाई बड़ा सिंपल सा फंडा चलता है इसमें कुछ नहीं करना है। फ्यूजन, नाम क्या कह रहा है, फ्यूज कर गए, फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटा छोटा बच्चा मिलके एक बड़ा बच्चा बन जाता है। ठीक है, लेमन में समझिए आप, दो छोटे छोटे पार्टिकल मिलके एक बड़े पार्टिकल बनते हैं। इसके लिए एक प्री रिक्विजिट है, मतलब एक रिक्वायरमेंट है जो पहले से फुलफिल होनी चाहिए। क्या प्री रिक्विजिट है? टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई। इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन बॉम्ब। ये फ्यूजन कहाँ होता है, सन में भी फ्यूजन होता है, सन की एनर्जी भी फ्यूजन से ही है। तो फिजन क्या है, फिजन कुछ नहीं है, इसका उल्टा है, एक छोटा गेंद दूगो छोटा गेंद में तब्दील हो जाए, इसको कहते हैं फिजन। ठीक है, जैसे यूरेनियम जो है जब डिसइंटीग्रेट हो तो दूगो छोटा पार्ट एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है एटम बॉम्ब। ठीक है, एटम बॉम्ब इसी प्रिंसिपल पे, फिजन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, अब देखो एटम बॉम्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, नहीं ये फिजन का एग्जाम्पल है, गलत हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन यूजेस यूरेनियम एज फ्यूल, नहीं, फ्यूजन तो हाइड्रोजन बॉम्ब में हाइड्रोजन यूज करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं है। फिजन यूजेस यूरेनियम, फिजन जो है वो यूरेनियम इस्तेमाल करता है। कह रहा है एटम बॉम्ब वाज फर्स्ट ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी, नहीं डियर, एटम बॉम्ब फर्स्ट ड्रॉप ऑन हिरोशिमा एंड सेकंड ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी। ठीक है, बड़ा आसान तरीका है याद रखने का, एच पहले आता है एन बाद में आता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे ड्रॉप हुआ था, नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को ड्रॉप हुआ था। ठीक है, फैक्ट था, सोचे ये दे देते हैं, कहीं आ जाए परीक्षा में तो अच्छा रहेगा। ठीक है ये मेरा सबसे अच्छा सवाल है, मुझे बहुत पसंद है ये सवाल, लेकिन मैंने थोड़ी सी गलती कर दी इस सवाल को फ्रेम करने में, मैं इसको और अच्छा फ्रेम कर सकता था यार, क्योंकि मंथन भाई ने गलत करके भी आंसर सही पहचान लिया इसका। सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक 192x, ये कोई खाली जगह है, कह रहा है कंसीडर द ईयर, ये कोई ईयर है, 1920 हो सकता है, 21 हो सकता है, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो सकता है। वेयर x इज अ नंबर बिटवीन, सॉरी यार, x इज अ नंबर, एक सेकंड, कुछ भी, x इज अ नंबर where x is a number which varies from 0 to 9। ठीक है, x एक नंबर है जो 0 से 9 के बीच में वेरी कर रहा है।
और कह रहा है x ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, x जो है वो pH वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किस सब्सटेंस के pH वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? ऐसे सब्सटेंस की pH वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो मिथाइल ऑरेंज के कलर को पिंक में तब्दील कर देता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर पिंक या रेड में कौन तब्दील करता है? एसिड या बेस? एसिड तब्दील करता है। अगर एसिड तब्दील करेगा तो pH की वैल्यू लेस देन 7 होगी या ग्रेटर देन 7 होगी? लेस देन 7 होगी। लेस देन 7 होगी तो यहाँ कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं? यहाँ 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक ये सारी वैल्यूज आ सकती हैं। कह रहा है तो अब बताओ कि इस ईयर्स में आउट ऑफ 1921, 1922, 1923, 24, 25, 26 कौन कौन सी इवेंट हुए हैं? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ है? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ है। तो इस इवेंट के लिए जब भी बारदोली सत्याग्रह 1928 याद करें आप, तो आप ये भी बता दें इसके लीडर कौन है इंपॉर्टेंट? सरदार पटेल लीडर हैं। सरदार पटेल जब भी आएगा तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? क्या वहां की विमेन ने या महात्मा गांधी ने? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी या विमेन एसोसिएटेड विद बारदोली सत्याग्रह उन्होंने दिया? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। दूसरा कह रहा है 37th सेशन ऑफ आईएनसी। 37th सेशन ऑफ आईएनसी यानी 1922 गया सेशन, तेनाई गांव। ये आंसर हो सकता है, लेकिन क्या एक ही आंसर है? ई ऑप्शन भी है, मोर का भी ऑप्शन है, तो रुक जाओ। ठीक है, ये अगर 37th सेशन है तो 27th सेशन कहाँ हुआ था? 27th सेशन हुआ था बांकीपुर पटना में। ठीक है, 27th एट बांकीपुर पटना, प्रिसाइडेड बाय आर मुधोलकर। 37th सेशन प्रिसाइडेड बाय whom? 37th सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय CR दास, देशबंधु। ठीक है, चलो इससे ज्यादा नहीं भटकेंगे। होस्टिंग ऑफ ट्राई कलर ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, ये कब हुआ है? होस्टिंग ऑफ ये 1929 लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज की जब हुई थी जवाहरलाल नेहरू, ऑन द मिडनाइट ऑफ December 29, 1929 on the bank of river Ravi the tricolor was hoisted by Jawaharlal Nehru। ठीक है, पूर्ण स्वराज की was first time demanded at this place only। लेकिन पूर्ण स्वराज क्या होगा वो अभी तक नहीं क्लियर किया गया था इस सेशन में। उसको कब क्लियर किया गया? 1931 के सेशन में क्लियर किया गया कि पूर्ण स्वराज will constitute of what and what not। that was clarified in which session? 1931 कराची सेशन। लेकिन पूर्ण स्वराज डिमांड कब कर लिया गया था? 1929। 28 से 29 का शिफ्ट देखो क्या इंपॉर्टेंट और क्या पोएटिक शिफ्ट है। 1928 कलकत्ता सेशन, मोतीलाल नेहरू स्टिल किसके पीछे पड़े हुए हैं? डोमिनियन स्टेटस। 1929 लाहौर सेशन, एक्सट्रीमिटीज ईस्ट एंड वेस्ट, जवाहरलाल नेहरू, बैटन पास टू सन। डोमिनियन स्टेटस की अब बात ही नहीं हो रही है, अब पूर्ण स्वराज की बात हो रही है भाई। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस इवेंट। ठीक है, द ओनली आईएनसी सेशन प्रिसाइडेड बाय गांधी जी, इस पे ज्यादा डिलिबरेट करने की जरूरत नहीं है। 1924 बेलगांव सेशन। ठीक है, सो 2 and D। 37th सेशन भी 1922 है, which is मतलब 2 is less than 7, that is pH less than 7, और यहाँ पे 4 less than 7, so the answer will be E, more। ठीक है, नन की वजह से नहीं है, मोर की वजह से ई है। ठीक है, अब अगला सवाल देखो भाई। अगला सवाल कह रहा है हार्डनेस ऑफ वाटर। नहीं, पहले कहने से पहले क्या पूछ रहा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है बॉस हमको, करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। कह रहा है हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। अच्छा, जान लो भाई, ये इसमें कंफ्यूजन ना रहे। हार्डनेस ऑफ वाटर जो है मेजर फैक्टर है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, दो तरह के हार्डनेस होता है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स of whom? Of these two ions of calcium 2 plus and magnesium 2 plus।
However, permanent hardness is due to what? Permanent hardness is due to chlorides, sulfates, bisulfates of calcium and magnesium 2+. ठीक है, तो जो कह रहा है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, ये हो गया गलत गलत गलत। अब कह रहा है सोप्स आर द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। नो डियर, सोप्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। ये भी हो गया गलत गलत गलत। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है आपको? सोप्स आर द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। नो, सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोप्स जो हैं फैटी एसिड के कौन से सॉल्ट हैं? सिंगल प्लस वाले, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, अब कह रहा है मिथाइल अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड स्पिरिट ऑफ वाइन एज इट इज यूज्ड एज कंपोनेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वाइन। ये पागल हो गया है, मिथाइल ऑरेंज नहीं है, वो इथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज तो जहर का काम करता है, मिथाइल ऑरेंज पी लोगे तो मर भी सकते हो। ठीक है, सो इथाइल ऑरेंज, इथाइल ऑरेंज नहीं कह रहा, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ वाइन as it is used as a component of all types of wine. मिथाइल अल्कोहल को क्या कहते हैं? इसको वुड चारकोल कहते हैं, वुड अल्कोहल और वुड नैप्था कहते हैं इसको। ठीक है, जगह था लिखने का क्या? जगह तो है, ठीक है, बट कोई नहीं, हो गया। तो तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछने कह रहा था, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा था यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, इज सेम एज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? आसान भाषा में ऐसे याद किया, वैसे 9.46 होता है, मैंने 9.10 into 10 to the power 12 किलोमीटर ऐसे याद करा है मैंने, एक बार चेक कर लेना यही होता है कि नहीं। ठीक है, सो दिस इज आल्सो मीटर, सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर, सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस मीटर, same as separation between two consecutive trough and crest of wave, trough crest के बीच का separation lambda, lambda की यूनिट मीटर या एंगस्ट्रम जो बोल दो, ये भी lambda यूनिट मीटर या एंगस्ट्रम। strain क्या होता है? change in length upon original length। length क्या है? change in length का यूनिट क्या है? मीटर। original length का यूनिट क्या है? मीटर, यानी ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट नहीं होगा, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। 4 छोड़ के सारे आंसर होंगे इसमें, इसका आंसर हो गया डी। हाउ मेनी बेस यूनिट्स आर देयर इन एसआई सिस्टम? सिस्टम इंटरनेशनल में 7 बेस यूनिट होती हैं। कौन कौन सी बेस यूनिट्स हैं? लेंथ एक यूनिट है, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर बेस। अगली क्वांटिटी कौन सी है? टाइम, टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। अगली क्वांटिटी कौन सी है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है? मोल। अगली क्वांटिटी कौन सी है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। अगली क्वांटिटी कौन सी है? टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन। अगली क्वांटिटी कौन सी है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट क्या है? कैंडेला। अगली क्वांटिटी, लास्ट क्वांटिटी कौन सी है? मास, इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम। ठीक है, कह रहा है ट्रांजिस्टर्स आर मोर ऑफन मेड अप ऑफ। देखो भाई, ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं, पहले सेमीकंडक्टर्स जानते हैं। सेमीकंडक्टर्स मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था, टेस्ट है। मेनली ये लोग जर्मेनियम और सिलिकॉन के होते हैं। ठीक है, तो और उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो पीएन जंक्शन होता है उनका रिप्रेजेंट ऐसे ऐसे। ये आपको पता है ये क्या है? रजिस्टर्स है रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? इंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? पीएन जंक्शन, डायोड का रिप्रेजेंटेशन है, डायोड बोल देते हैं। और 2 डायोड को जब मिला देंगे तो ट्रांजिस्टर बनता है, NPN, ये है ट्रांजिस्टर, उसका रिप्रेजेंटेशन ये है। ये मोस्टली किन से बनता है? सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम से, हाउएवर गैलियम आर्सेनाइड वगैरह से भी बनता है, लेकिन मेनली सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आंसर विल बी ई। जिसने सिलिकॉन मारा है, अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी तुम सोचोगे कि सबसे ज्यादा किससे बनता है, तो सिलिकॉन से बनता है, दैट इज ऑब्वियस। ठीक है, अगला सवाल पढ़ो। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इन स्पेस? कह रहा है स्पेस में जो लोग रहते हैं, जो जाते हैं, वो फूड सप्लीमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? तो रिमेंबर दिस,
फॉर प्रोटीन नीड्स टू फुलफिल द प्रोटीन नीड्स ऑफ स्पेस, जो स्पेस में लोग जाते हैं प्रोटीन नीड को फुलफिल करने के लिए कैप्सूल ले जाते हैं, कैप्सूल फांकते हैं वहां पे। वो कैप्सूल दो चीजों से मिलकर बना होता है, क्लोरेला और स्पिरुलिना, इन दोनों से मिलकर बना होता है। और क्लोरेला एल्गी होता है एक, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरेला एल्गी इज ऑफन कॉल्ड स्पेस एल्गी। ठीक है, क्लोरेला स्पिरुलिना, यानी आंसर विल बी ई। ठीक है, अब देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन हीटर वायर्स, जो हीटर्स होते हैं ना, बचपन में खाना बहुत लोगों के घर में इस हीटर पे बना होगा। इस पे जो वायर है वो किसका बना होता है, तो इस पे जो वायर वो टंगस्टन का नहीं बना होता है मेरे दोस्त, वो निक्रोम का बना होता है। निक्रोम किसका अलॉय है, निकल प्लस क्रोमियम का अलॉय है। ठीक है, ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है, इसकी प्रॉपर्टी है कि इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली, नॉट ऑक्सीडाइज्ड इजीली। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ये ज्यादा होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर रो ज्यादा होगा तो आर ज्यादा होगा, आर के ज्यादा होने से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होती है। कैसे हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होती है, हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। जितना टाइम दोगे, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा हीट पैदा होगा, तो खाना जल्दी बन जाएगा, इसलिए हीटर वायर है। ठीक है, अब आ जाते हैं हिस्ट्री के सवालों में। ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेट मी सी। ठीक है, टाइम तो काफी होगा, बट ठीक है, विल फास्टर इन द प्रोसेस। कह रहा है फ्रॉम वेयर डिड प्रभावती देवी लेड द फ्रीडम मूवमेंट। प्रभावती देवी लेड द फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम पटना। अदर नोटेबल फीमेल फाइटर्स जो हैं उस समय की कौन सी हैं, नोटेबल फ्रीडम फाइटर्स जिनका नाम आपको याद होना चाहिए। जब भी विमेन एम्पावरमेंट पे सवाल आए तो इनका नाम मेंशन किए बिना आप मेंस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नोटेबल फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो कौन से हैं, नोटेबल फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो सरला देवी हैं, और कौन सी हैं, राजवंशी देवी हैं, और सुनीता देवी का भी नाम आपको लिखना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं इधर उधर की बातें करते हैं। Who has called Gandhi Irwin Pact as consolation prize? गांधी इरविन पैक्ट को consolation prize किसने बोला है, एलन कैंपबेल ने गांधी इरविन अग्रीमेंट को, पैक्ट को consolation prize बोला है। ठीक है, अब जब आप गांधी इरविन पैक्ट की बात करें तो कुछ चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये आप सवाल ये भी बताएंगे इसने किसकी बायोग्राफी लिखी है, आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि एलन कैंपबेल भाई साहब ने किसकी बायोग्राफी लिखी है। अगर आपने निखिल भाई का क्लास किया होगा तो आपको ये पता हो गया होगा अभी तक। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसको याद रखने का एक तरीका है, नीड सम नोट्स। नीड मतलब नवंबर 1930, सम मतलब सितंबर 1931, नोट्स मतलब अगेन नवंबर 1932। यहाँ पे कैप्टन कौन है, वाइसराय, कैप्टन लिख रहे हैं, वाइसराय जी हैं इरविन। यहाँ पे कैप्टन कौन है इनका, यहाँ पे इनका कैप्टन बदल जाता है, वेलिंगटन हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे, नहीं, गांधी जी नहीं गए थे। इसी की वजह से इस बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, मार्च 1931 में समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसके माध्यम से गांधी जी को रिक्वेस्ट किया जाता है कि गांधी जी आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलें। तो गांधी इरविन पैक्ट जो होता है वो सब जो उससे पहले मैं एक चीज, सॉरी यार, उससे पहले आप ये चीज जान जाओ, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है दैट हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यही रहा है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन रहा है इसका भाई। सारी चीजें निखिल भाई ने अपने वीडियोस में बता रखी हैं। ठीक है, मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, और गांधी इरविन पैक्ट में क्या बातें होती हैं, गांधी इरविन पैक्ट में ये डिसाइड होता है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं हु आर नॉट अक्यूज्ड ऑफ वायलेंस, इस चीज को लोग भूल जाते हैं, नॉट अक्यूज्ड ऑफ वायलेंस, और गांधी जी को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं भगत सिंह और इनके फांसी की सजा पे।
गांधी इरविन पैक्ट में यही डिसाइड होता है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं हु आर नॉट अक्यूज्ड ऑफ वायलेंस विल बी इमीडिएटली रिलीज्ड एंड विल नॉट बी कन्विक्टेड। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है रेमिशन ऑफ ऑल द फाइन्स व्हिच आर नॉट कलेक्टेड येट। ठीक है, गांधी जी कहते हैं अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तभी मैं सितंबर में होने वाले सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा, विच इवेंचुअली गांधी जी डिड। राजपूताना से जो जाते हैं, है ना, बच्चे बड़े पूछ रहे थे हवाई जहाज है कि क्या है, एसएस राजपूताना से जाते हैं। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गोज इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हु एल्स पार्टिसिपेट्स इन दिस? ऑब्वियसली जब गांधी जी जाएंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो ही रहा है, गांधी जी हो ही रहे हैं, अंबेडकर बाबा भी गए थे इसमें, और साथ में मोहम्मद अली जिन्ना भी गए थे, जिन्ना भाई साहब भी गए थे। यही वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में मनमुटाव हो जाता है। ऑन व्हाट? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। डिप्रेस्ड क्लास बोलते हैं, दलित बोलना ठीक नहीं रहेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास। इस पे बातें उनके बीच में हो जाती हैं। जब अंबेडकर जी ने ये चर्चा वहां पे उठाया तो गांधी जी थोड़े से दुखी हुए। उनका कहना हुआ ये हमारे घर की बात है, इसको हम घर पे करेंगे, अभी हम इंडिया एज अ नेशन की बात करते हैं, अभी हम सेपरेट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित और नॉट दलित इन चीजों में नहीं फंसते हैं, ये तो हमारी इंटरनल मैटर है, इसको हम अपने घर पे सलटाएंगे, अभी हम यहाँ पे एज अ नेशन बात करें। तो गांधी और अंबेडकर जी के बीच में थोड़ी सी यहाँ पे मनमुटाव की बात हुई, बस। इससे ज्यादा पूना पैक्ट और ये सब भी आगे क्वेश्चंस में हैं, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर डी है, एलन कैंपबेल। When did INC define total independence? ये चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। अगर अच्छा ये होता कि इसमें मैं एक ऑप्शन 1929 भी कर देता तो आप फंस जाते। वैसे अभी भी काफी लोगों ने नन लगाया होगा, जिन्होंने तिवारी भाई का वीडियो नहीं देखा है वो 1929 लाहौर सेशन मार के आएंगे, जबकि इसका आंसर क्या होगा? 1931 कांग्रेस सेशन। हम आगे इसकी बातें कर चुके हैं, इससे ज्यादा इस पे चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे और कर दूं, जब 1931 कांग्रेस सेशन की बात आएगी, कराची सेशन की, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये वही सेशन है जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन पास हुआ था। और इस सेशन को प्रेसाइड किसने किया था? इस सेशन को प्रेसाइड हमारे बारदोली सत्याग्रह के लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। What was the purpose of Pune Pact? Pune Pact का पर्पस क्या था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी, give representation to Dalit class, give privilege to kings, bringing diarchy, none more. सभी को पता है give representation to Dalit class। जब पूना पैक्ट की बात आती है उससे पहले हम कम्युनल अवार्ड की बात कर लें। कम्युनल अवार्ड किसको कहते हैं? कम्युनल अवार्ड किसको कहते हैं? कम्युनल अवार्ड उसको कहते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया था, लोथियन कमेटी की फाइंडिंग पे, तो कौन सी कमेटी है, कमेटी का नाम याद रह जाए तो मजा आ जाएगा जीवन में। लोथियन कमेटी की फाइंडिंग पे कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी थी डिप्रेस्ड क्लास के लिए, रिजर्व सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास। यहां तक बात तो ठीक है, लेकिन वहां पे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। सीट रिजर्व करने का मतलब होता है कि वहां पे कैंडिडेट सिर्फ रिजर्व डिप्रेस्ड क्लास के होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कैंडिडेट भी डिप्रेस्ड क्लास का हो और वोट राइट्स भी सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास के पास रहेगा। ये बातें गांधी जी को उतनी अच्छी नहीं लगी और वो फास्ट टिल डेथ पे चले गए। गांधी जी वेंट ऑन फास्ट। गांधी जी वाज ऑन व्हिच जेल एट दिस पॉइंट? यरवाड़ा जेल। 1932 की बात हो रही है। कम्युनल अवार्ड 1932 अगस्त 1932 टू बी प्रिसाइज 16 अगस्त 1932। गांधी जी वेंट ऑन फास्ट इन सितंबर 1932 में गांधी जी फास्ट पे चले गए। उसके बाद गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक पैक्ट साइन किया गया जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। यहाँ पे कितनी सीटें रिजर्व की गई थी? नंबर पे नहीं जाइए, लेकिन फिर भी आपको बता दें यहाँ पे 78 सीटें रिजर्व की गई थी। अगर नंबर वेरी कर रहा है तो जो निखिल भाई ने बताया है अपने वीडियो में उस नंबर के साथ आप जाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट निखिल भाई का है, मैं इतना ज्यादा वर्स नहीं हूँ इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक पैक्ट हुआ जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं। पूना के यरवाड़ा जेल में हुआ था, जहां पे ये डिसाइड हुआ था कि इस जो सीट जो रिजर्व है 78 सीट्स, इससे हम आपको ज्यादा सीटें रिजर्व करवा देंगे, 147 सीट्स रिजर्व करवाएंगे। आई होप सो नहीं है तिवारी भाई, आप मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हूं तो। 147 सीट्स रिजर्व की गई थी इसमें। लेकिन 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 एक कैच ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट को हटा दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज अबेंडन्ड। ठीक है, यहां तक आपने पढ़ा होगा। एक
इन्फॉर्मेशन मैं और आपको नई दे दूं। शायद तिवारी भाई ने अपने वीडियो में बताया भी होगा कि गांधी जी की तरफ से कौन पूना पैक्ट को साइन करने गए थे? मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था पूना पैक्ट को। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस पैक्ट। मदन मोहन मालवीय कौन है? अपर क्लास के राइट के प्रोटेक्टर हैं, अपर क्लास से आते हैं। अंबेडकर जी कौन है? डिप्रेस्ड क्लास के नेता माने जाते हैं। वैसे तो देश के नेता हैं वो, लेकिन डिप्रेस्ड क्लास के नेता उस समय तक लोग उनको मान रहे। जो कम बुद्धि के लोग हैं उनको डिप्रेस्ड क्लास के नेता बोलेंगे, वैसे तो वो देश के नेता हैं। लुक एट द ब्यूटी। गांधी जी ने खुद साइन नहीं किया, गांधी जी ने एक अपर कास्ट के नेता को बोला कि आप हमारे बदले साइन करें, ताकि डिप्रेस्ड क्लास के लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए, उनका कॉन्फिडेंस आए हमारे देश की इस डेमोक्रेसी, जो आज डेमोक्रेसी को हम इधर उधर कर रहे हैं, खा रहे हैं। जो रेप विक्टिम्स देश से बाहर, जब जेल से बाहर निकलते हैं तो उनको मिठाई खिलाते हैं लोग। हम कहां से कहां देश को ले जा रहे हैं। देखो यहाँ पे एक नेता, जब पूना पैक्ट हो रहा है तो अपर क्लास का नेता पैक्ट साइन करने जा रहा है कि लोअर कास्ट या सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों में कॉन्फिडेंस आए। और आज जब हमारे देश की रेप विक्टिम्स, हमारी बेटियों बच्चों बहनों के रेप विक्टिम्स जेल से बाहर निकलते हैं तो हम उनको जाके मिठाई खिला रहे हैं। एज अ नेशन वी हैव फेल्ड। इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे भाई, भावनाओं में बह जाएंगे। चलो कोई नहीं, ठीक है। Who said on that of Gandhi ji that light has gone out of our lives? जवाहरलाल नेहरू जब 30 जनवरी 1948 को दरिंदे नाथूराम गोडसे ने हमारे बापू की हत्या की। कुछ लोग गोडसे को गोडसे जी कहते हैं और लाइव चैनल पे कहते हैं, टीवी डिबेट्स में कहते हैं। तो जब गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की तो उस समय हमारे चाचा नेहरू बहुत पीड़ित से महसूस किया उन्होंने और कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। The Constitution of India came into force on 26 January 1950. Why is the date 26 January selected? It was a good day. The day was an auspicious time to no Quit India movement was started. No, Congress celebrated Independence Day on this. 1930 में 26 जनवरी को कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। तो इन ऑर्डर टू कीप मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ दैट डे, हमें आज़ादी तो 15 अगस्त को मिल गई थी, अब हम इसको डिले नहीं करके 26 जनवरी तक ले जाते कि हम नहीं, आप हमको 26 जनवरी को आज़ाद करवाइए। तो 26 जनवरी के डे की सैंक्टिटी को मेंटेन रखने के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन इम्प्लीमेंट किया था। Which prison is called a temple by गांधी जी? The prison is यरवाड़ा जेल को गांधी जी वहां पे टेम्पल कहते हैं। ठीक है, आई होप हमने काफी कुछ डिस्कस किया। लास्ट में मैं थोड़ा रश कर गया था हिस्ट्री के सवालों में, बट आपको पता है कि हिस्ट्री के वो सारे सवाल तिवारी भाई ने डिस्कस कर रखे हैं अपने वीडियोस में। जो नए बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को करा ले गया, तो आपसे अनुग्रह है कि आप अनुग्रह नारायण सिन्हा के बारे में भी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में पढ़ें, लेकिन साथ ही साथ आप तिवारी जी के वीडियोस को भी देखें जो मॉडर्न हिस्ट्री का उन्होंने पूरा वीडियो कंप्लीट करवा रखा है। वो वीडियो जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो तो मेंस के एग्जाम से पहले भी देखेंगे, क्योंकि वो हिस्ट्री ऑप्शनल के लेवल तक ले गए हैं। चीज़ों को काफ़ी डिटेल में, काफ़ी तसल्ली से उन्होंने पढ़ाया है, बड़े प्यार से पढ़ाया है। ठीक है, तो आज के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, अब मिलते हैं कल, देखते हैं क्या होता है ना। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, परीक्षा आ रहा है, परीक्षा हो पे करेगा, ज़्यादा डेविएट नहीं करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, मिलते हैं जल्दी। चलो बाय, टेक केयर।